Hello everyone, welcome back to Need Learning Channel and today we will discuss about human health and disease. ठीक है तो एंड दिस इज द 8th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो जो आज का टॉपिक है वो हम आपको डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी, सबसे पहले हम इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी से सेल्फ निकलती है। ठीक है, तो इसे हम ऑटो भी बोल सकते हैं, मतलब सेल्फ निकलती है। जैसे कि कोई भी पैथोजेंस है वो जब हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो है वो क्या मतलब उससे लड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी से निकलते हैं, जो कि उस पैथोजेंस को मतलब डैमेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्यून। ठीक है, क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। ओके, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो ये आपको मतलब मोस्टली आपने अभी रिसेंट में कोरोना के लिए सुना होगा कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब जो भी डिसीज है उससे लड़ने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी से रिलेटेड। हमारी बॉडी से ऐसी कुछ चीजें निकलती है जो कि बाहर से आने वाले पैथोजेंस को डैमेज करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गई, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इम्यूनिटी। वही लिखा हुआ है। तो हम अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो द ह्यूमन बॉडी हैज द एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है सारी ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो सारी ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, और टॉक्सिन द डैमेज द टिश्यू और ऑर्गन्स, दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। वही लिखा हुआ है कि अगर जो भी बाहर से हमें मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और वो अगर टॉक्सिन रिलीज कर रहा है या फिर हमारे टिश्यू को डैमेज कर रहा है तो क्या करेगा, तो उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी रिलीज होगी जो कि उस पैथोजन को डैमेज करने में हेल्प करेगी। ओके, तो इस कैपेसिटी को क्या बोला गया, इम्यूनिटी। ठीक है, क्या बोला गया, इम्यूनिटी। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम जब पढ़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है, इम्यूनोलॉजी। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है कौन सी, एंटीजन। ठीक है, क्या पढ़ी है, एंटीजन। अब जो पहले हम इसको एंटीजन के बारे में बता देते हैं। तो एंटीजन किसको बोलते हैं, कि जब कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तब मतलब जब वो हमारी पैथो अंदर से इम्यूनिटी और बाहर से पैथोजेंस के बाद जब इनके बीच में लड़ाई होती है तो उसे क्या बोला जाता है, एंटीजन। ठीक है, क्या बोला जाता है, एंटीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीजन। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं। तो एंटीजन आर सब्सटेंस विच वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखिए तो एंटीजन जो होती है वो क्या होती है, वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, क्या बनाने में हेल्प करती है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। और ये एंटीबॉडी को बताती है कि कौन सा मतलब कौन सा पैथोजन आया हुआ है बॉडी के अंदर। ठीक है, एंटीजन क्या करता है, सबसे पहले उस बॉडी मतलब जो एंटीबॉडी को पहले क्या करता है, बताता है कि कौन सा पैथोजन एंटर किया है बॉडी के अंदर, और एंटीबॉडी बना उसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए मतलब उसको बताता है कि आप एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट करो। ओके, तो इसका वर्क कौन करता है, एंटीजन करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एंटीजन आर प्रोटीन। मतलब मोस्टली मतलब जो भी एंटीजन होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बट सम आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभार क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड भी हमारा एंटीजन का वर्क करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप्स आर दो साइट और एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज एंड रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन अ टी एंड बी सेल। ठीक है, इसको देखते हैं पहले कि एपिटोप्स जो होते हैं वो देखिए पहले, उसके नीचे वाला पॉइंट देखिए पहले। तो जो एपिटोप्स मैंने मतलब जो एपिटोप्स है नया वर्ड है तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो एपिटोप्स जो होता है वो किस में होता है, एंटीजन में होता है। ठीक है, किस में होता है, एंटीजन में होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर भी बना रखा है। तो ये क्या है, एंटीजन, और उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या है, एपिटोप। ठीक है, तो वही लिखा हुआ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एपिटोप्स आर दो साइट ऑन एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो एपिटोप होता है यही बताता है कि कौन सा पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया है। ठीक है, कौन बताता है, एपिटोप बताता है, जो कि एंटीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है,
ओके। फिर देखिए, अब जब इतना बता दिया है उसने, एंटी एपिटोप जब बता देता है कि कौन सा पैथोजन एंटर किया है एंटीबॉडी को, तो एंटीबॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन सा, टी एंड बी सेल, जो कि है आपके जो कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, टी एंड बी सेल जो होते हैं वो बॉडी सेल फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो जो टी एंड बी सेल होते हैं वो जो आया हुआ जो पैथोजन है बॉडी के अंदर, उससे लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कुछ बॉडी सेल होती हैं जो कि फ्रीडम फाइटर के तरीके वर्क करती हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि टी और बी सेल होती कैसे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमने बना रखा बी सेल, ठीक है। अब इनका वर्क देखिए, रिकॉग्नाइज बाय द पैथोजन, ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑफ पैथोजन। तो जो बी सेल होती है, इनका वर्क होता है कि पैथोजन को पहचानना, ठीक है। किसका वर्क होता है, बी सेल का। ओके, किसका वर्क होता है, बी सेल का, जो कि वर्क इनका क्या है कि पैथोजन्स को पहचाना है कि कौन सा क्या क्या कि पैथोजन्स वायरस है कि फंगस है कि बैक्टीरिया है, ठीक है। ये पैथोजन्स को पहचानना किसका वर्क होता है, बी सेल का। ओके, अब टी सेल के बारे में देख लेते हैं। तो टी सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, टी हेल्पर सेल भी होता है और टी किलर सेल भी होता है। टी हेल्पर सेल क्या होता है, जब कोई पैथोजन आ जाता है तो उससे हमें लड़ने में हेल्प करता है टी सेल, ठीक है। तो उसे क्या बोला गया, टी हेल्पर सेल, क्योंकि हेल्प कर रहा है ना हमारी बॉडी की, ठीक है। तो क्या होगा, टी हेल्पर सेल। उसके बाद कुछ टी किलर सेल भी होते हैं जो कि आने वाले पैथोजन्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होगा, टी किलर सेल भी हो गए, ठीक है। तो इनका दो वर्क हो गया, टी हेल्प भी मतलब हेल्प करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्पफुल भी होता है और किलर भी होते हैं। तो ये टी हेल्पर सेल भी कहे जाते हैं और टी किलर सेल भी कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, टी किलर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कवर ऑफ पैथोजन्स, जो पैथोजन होता है उसको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो यही लिखा हुआ है। तो देखिए, सेंटर पे क्या बना है, जो सर्कल में बना हुआ है वो क्या है, पैथोजन्स है, ठीक है, क्या है, पैथोजन्स है। अब इसके यहाँ बाहरी में क्या लिखा हुआ है, टी के मतलब टी किलर सेल। तो किलर सेल जो होती है वो क्या पैथोजन्स को कवर कर लेती हैं, ओके, कवर कर लेती हैं और किल करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम उसके बारे में एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्या है, एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अभी मैंने बताया वही जो इम्यूनिटी रिलीज हो रही थी वो एंटीबॉडी की हेल्प से होती है, ठीक है। तो वही लिखा हो कि एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ओके, फिर सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर प्रोड्यूस इन ए रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ओके, तो जो मतलब जो भी एंटीबॉडी रिलीज होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, किसके अगेंस्ट होती है, एंटीजेनिक के, किसके अगेंस्ट होती है, एंटीजेनिक के अगेंस्ट होती है, ठीक है, अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देखिए, तो जो मतलब एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने की हेल्प रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंटीजन के। मैंने बताया था अभी पहले ही पढ़ाया है कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन की, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, दे आर प्रोड्यूस, एंटीबॉडी जो है वो दो टाइप की चीजों को प्रोड्यूस करती है, किसको, बी लिम्फोसाइट को और प्लाज्मा सेल को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को और प्लाज्मा सेल को। अब देखिए, बी लिम्फोसाइट जो होता है वो रिक्वेस्टेड फॉर्म एंटीबॉडी, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्लाज्मा सेल से बोलता है कि आप जब मतलब कोई भी पैथोजन जो है वो जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल को बोलता है कि आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, ठीक है। क्या बोलता है, सबसे पहले फिर से देखिए, एंटीबॉडी जो होता है वो दो चीजों को प्रोड्यूस करता है, किसको किसको, बी लिम्फोसाइट को और प्लाज्मा सेल को, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट है वो रिक्वेस्ट करता है किसको, प्लाज्मा सेल को, किसको रिक्वेस्ट करता है, प्लाज्मा सेल को, ठीक है, कि आप एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो होती है वो हमने एक ट्रिक से बना रखा है। तो ट्रिक क्या है, गेम, ठीक है, क्या है, गेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो गेम लिखा हुआ है तो जिसमें कि 4 टाइप की हमारी एंटीबॉडी होती हैं, कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, जिसमें कि जी जो होता है वो क्या है, आई जी मतलब आई जी एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और ए जो होता है आई जी एंटीबॉडी होता है, एम आई जी एम एंटीबॉडी होता है, ई आई जी ई, ठीक है। तो इससे आप 4 एंटीबॉडी को लर्न कर सकते हैं गेम के ट्रिक से, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए, अब जो ये हमने पढ़ लिया कि 4 टाइप्स की आपके एंटीबॉडी होती है, तो 4 टाइप्स की एंटीबॉडी में इनका वर्क क्या है और कितने परसेंट ये रिलीज होती है बॉडी से, ठीक है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आईजी एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आईजी एंटीबॉडी होता है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट 75%। तो ये जो होता है बहुत ही मतलब ये सबसे ज़्यादा सिक्रेट होता है, ठीक है, सब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। तो आई जो जी एंटीबॉडी होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, कितना, 75% में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखा है, अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड एंटर इनटू फीटस टू प्रोवाइड नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी। तो जो भी मतलब ये जो आईजी एंटीबॉडी होता है वो किसको जो मतलब जो जैसे कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट है तो फिर उसमें क्या होगा, मतलब अगर बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्लेसेंटा से एंटर कर देता है, ठीक है। कौन, आईजी एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा से एंटर करके फीटस के पास पहुंच जाता है और फीटस को कवर करता है, ठीक है, फिर फीटस को पैथोजन से लड़ने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाता है, ठीक है। कौन, आईजी एंटीबॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है इससे। उसके बाद देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है मैंने, मिल्क, ठीक है। तो मतलब जो स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंस के बाद जो आपका रिलीज होता है, ठीक है, वो क्या है, मिल्क। तो मिल्क क्या है, एक आईजी एंटीबॉडी है, ठीक है, क्या है, आईजी एंटीबॉडी है। उसके बाद देखते हैं आई एंटीबॉडी जो होता है, तो ए टाइप का जो एंटीबॉडी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्लास कॉन्स्टिट्यूटिंग 10%। तो ये जो है वो 10% रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है, 10% रिलीज होता है, जो कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो मदर का फर्स्ट मिल्क जो है वो सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसे क्या बोला गया, उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आईजीए, ठीक है, कौन सी प्रेजेंट होती है, आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है ये एंटीबॉडी और टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, सलाइवा। फिर थर्ड कौन सा होता है, टीयर, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं आईजीएम के बारे में। तो आईजीएम कौन सा होता है, आईजीएम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस इज अ लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है, दिस इज अ लार्जेस्ट एंटीबॉडी आईजीएम एंड प्रोटेक्ट ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को मतलब जो भी मतलब ब्लड अगर वो ब्लड को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, कौन, आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट है, कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर्स। ये जो मतलब लार्जेस्ट ना, कोई भी चीज अगर बड़ी होगी अगर छोटे से एरिया से उसको जाना है तो क्या वो एंटर कर पाएगी उस एरिया पे, नहीं, ठीक है। जैसे कोई छोटा सा पाइप है उसमें हम बड़ी सी बॉल डाल देंगे तो क्या वो एंटर कर पाएगी, नहीं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि आईजीएम जो है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जो कि इसमें एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसमें एंटर नहीं कर पाएगा, प्लेसेंटा में, ओके। जबकि आईजी जो एंटीबॉडी थी वो एंटर कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि वो छोटी सी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आईजी एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेडिएटेड टाइप्स फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी एनाफिलैक्सिस, ठीक है, ये जो होती है वो किस में हेल्पफुल होती है, पहले इसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, आईजी एक्ट एज अ मेडिएटर एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। मतलब जो भी कई सारे जो भी लोग होते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, ठीक है। तो जब एलर्जी होती है तो उसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन सी होती है, आईजीई होते हैं, ठीक है, क्या होती है, आईजीई होती है, ओके। तो ये हो गई कुछ एंटीबॉडी जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि कौन सी है प्लेसेंटा से क्रॉस हो पाएगी और कौन से प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी थी, 4 टाइप्स की होती हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये देखिए कुछ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि वाई शेप्ड होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप्ड टाइप्स होता है ना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज अ 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल एंड 2 लॉन्गर, ठीक है। इसमें कितनी पेप्टाइड चेन होती है,
4 होती है, ठीक है, जिसमें कि 2 स्मॉल होती है और 2 लॉन्गर होती है, ठीक है। कैसे होती है? 2 स्मॉल होती है और 2 लॉन्गर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा स्मॉल चेन कॉल्ड एज अ लाइट चेन एंड लॉन्गर चेन इज कॉल्ड हैवी चेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? H2 और L2, ठीक है। क्या हो जाता है? H2 और L2। इसमें देखिए, अब ये जो वाई शब्द स्ट्रक्चर है, तो एक साइड क्या है? हैवी चेन प्रेजेंट है, एक साइड क्या है? लाइट चेन प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट है, एक मतलब दो साइड बने हुए हैं, जिसमें कि वाई शब्द में 2 साइड बने हुए हैं। तो एक साइड में H2L2 प्रेजेंट है, एक साइड में HL प्रेजेंट है और दूसरे साइड भी HL प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? H2L2, ठीक है। दोनों साइड हमारी हैवी चेन भी प्रेजेंट है, दोनों साइड हमारी लाइट चेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब एक साइड की पहले बात कर लेते हैं कि जब एक साइड में एक लाइट चेन प्रेजेंट है, दूसरी हैवी चेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके बीच जब हमारा एंटीजन आता है, बाहर से कोई भी पैथोजन्स आता है, तो हमारी जो एंटीजन होती है उसके ऊपर जो एपिटोप हमने अभी पढ़ाया था, तो एपिटोप आकर इसके अंदर लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में फंस जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो एंटीबॉडी में एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। एंटीबॉडी में नहीं एंटर कर पाता, इन लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में एपिटोप आकर फंस जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो पैथोजेंस है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता और एंटीबॉडी जो है वो एंटर नहीं कर रहे देते। तो यही हो गया एंटीबॉडी का इसका वर्ग, ठीक है। तो ये आपको इस पूरे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एलर्जीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में? एलर्जीज के बारे में बात करते हैं। तो एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंसेस कमिंग इन कांटेक्ट विद और एंटरिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिवनेस, मतलब जो एलर्जी जब भी किसी भी चीज में हो जाती है तो क्या होती है? कोई भी मतलब सेंसिटिवनेस आ जाती है, मतलब जो भी सेंसिटिव वाले हमारे पार्ट है वो क्या है? एक्टिव हो जाता है। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ाएंगे, पहले से देख लीजिए। तो पहले तो देखिए कि एलर्जी जो होते हैं वो क्या है? हाइपर सेंसिटिवनेस है, ठीक है, ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस। जब कोई बाहर से कोई सब्सटेंस आता है, तब ये आपकी जब बाहर से कोई सब्सटेंस आता है और बॉडी में एंटर कर जाता है तो एलर्जीज उसे बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? एलर्जीज बोला गया है, ठीक है। जैसे कि कोई बाहर से सब्सटेंस आया और हमारी बॉडी में एंटर किया, फिर उसके बाद इफेक्ट किया किसी मतलब बॉडी की सेंसिटिवनेस वाले पार्ट को इफेक्ट किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? एलर्जीज, ठीक है। क्या बोला गया? एलर्जीज, ठीक है। अब हम उसके बारे एलर्जेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? एलर्जेंस। तो द सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है तो उसे क्या बोला गया है? एलर्जेंस, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला गया है? एलर्जेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में डस्ट भी होता है, पॉलन भी होता है, पेंट भी होता है, नील होते हैं एंड प्लांट्स भी होते हैं, स्पोर्स होते हैं, सनलाइट होती है, ठीक है, और लिपस्टिक भी होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मतलब काफी सारे जो भी काफी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी को डस्ट जो है वो एलर्जी करती है, ठीक है। डस्ट से किसी को एलर्जी होती है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, मतलब वो अगर स्मेल कर लेता है तो उससे स्नीजिंग होने लगती है, ठीक है। तो और किसी को पेन से एलर्जी होती है, किसी को नेल से एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट है, सब्सटेंस है जिन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जिससे एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसे क्या बोला जाता है? एलर्जेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है? एलर्जेंस। एग्जाम्पल में पूछा जाए तो ये सारे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। The symptoms that result from an allergy may be different kind, but mostly it affect the skin, mucous membrane. Common symptoms are, ठीक है। तो symptoms इसके पहले क्या है? मतलब जब एलर्जी हुई, ठीक है, एलर्जेंस कोई भी सब्सटेंस बाहर से आया और हमारी बॉडी में इफेक्ट किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी कोई ठीक है कुछ मतलब आंसर आया, मतलब कुछ भी अपनी बॉडी से क्या हुआ, बॉडी को इफेक्ट किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? एलर्जी बोला गया, ठीक है। अब एलर्जी जब हुई, ठीक है, तो उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे ना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है
स्किन पे इफेक्ट करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करता है। इसके कॉमन सिम्टम्स देखते हैं कि स्नीजिंग होने लगती है, जैसे कि बाहर से कोई पॉलन आया वो हमारी नेजल कैविटी में एंटर कर गया, ठीक है। अब नेजल कैविटी में एंटर कर गया तो फिर अगर किसी को एलर्जी है पॉलन से तो क्या होगा, स्नीजिंग होगी, ठीक है। क्या होगा, स्नीजिंग होगी। फिर उसके बाद अगर कोई बॉडी मतलब कोई किसी को डस्ट से एलर्जी है, अगर उसकी डस्ट अगर कोई डस्ट जो है वो अगर किसी के आई में एंटर कर गई तो क्या होगा, वाटरली आईज होगा, मतलब आई में क्या होगा, टीयर्स फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। तो क्या है, वाटरली आईज, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद यही हो गया कि ये सारी कुछ सिम्टम दे रखे हैं, स्नीजिंग हो गया, वाटरली आईज हो गया, रनिंग नोज हो गया, ठीक है, और डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, ठीक है, मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये हो गया डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग। ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि आपके एलर्जी से होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉजल। तो एलर्जिक इन्वॉल्व मेनली आईजीई, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो फोर्थ वाली जो आपकी एंटीबॉडी थी वो क्या थी, वो एलर्जिस के अगेंस्ट थी, ठीक है। आईजीई जो होती है वो एंटीबॉडीज होती है जो कि एलर्जिस के अगेंस्ट सिक्रेट होती है, ठीक है। तो एलर्जीज इन्वॉल्व मेनली आईजीई एंटीबॉडीज, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो हमारी बॉडी में एक मास्ट सेल होती है, ठीक है। कौन सी सेल होती है, मास्ट सेल होती है। तो मास्ट सेल से आपकी जो आईजीई एंटीबॉडी होती है वो क्या रिलीज करती है, एंटीबॉडी में के रूप में क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, ठीक है। क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, जो कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं, मास्ट सेल से, ठीक है। कहाँ से सीक्रेट होते हैं, मास्ट सेल से। तो ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं इसका क्या होता है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होता है यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, ठीक है। क्या होता है, मतलब अगर आपको ड्रग्स के रूप में मतलब मेडिसिन के रूप में लेना है तो वो क्या होगा, एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं, एंड एंटीहिस्टामिन एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। तो ये कुछ मतलब ये कुछ ड्रग्स हो गए जो कि आपकी एलर्जीज के जो एलर्जीज में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। क्या करती है, रिड्यूस करती है। और ये मतलब जो भी आपके सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे पूरे रिड्यूस हो जाएंगे, किसके कारण, एंटीहिस्टामिन के कारण, ठीक है। एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड के कारण, ओके, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल ऑफ एलर्जिक डिसीज। अब जो एलर्जिक रिएक्शन से जो भी डिसीज हो जाती है वो कौन कौन सी है, अस्थमा है, फीवर और एनाफ्लैक्सिस, ठीक है। अस्थमा है, फीवर, एनाफ्लैक्सिस, ओके। ये कुछ डिसीज है जो कि आपकी एलर्जिक रिएक्शन से हो जाती हैं, ओके। फिर देखिए हेडिंग आपकी पड़ी हुई है ऑटो इम्यूनिटी। क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। इसके नाम से ही पता चलो ऑटो क्या होता है, सेल्फ, क्या होता है, ऑटो सेल्फ, मतलब, ठीक है। अब देखिए इम्यूनिटी मतलब, इम्यूनिटी मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। जो बॉडी को मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हमारी बॉडी के सेल से कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है, उसे क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑटो इम्यूनिटी, मतलब हमारी बॉडी, हमारे सेल्फ जो बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्फ ही प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस को सेल्फ ही रिलीज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला गया, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़िए। तो ऑटो इम्यूनिटी इज अ कंडीशन इन विच structural and functional damage is produced by the action of immunologically component cells or antibodies against normal component of the body, ठीक है। अब वही लिखा हुआ जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या था, जब हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो सेल्फ ही कुछ सब्सटेंस को रिलीज करने लगे अगेंस्ट तो पैथोजन, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यूनिटी। वो भी कैसे वर्क करने लगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब जो भी स्ट्रक्चरली अगर डैमेज हो रहा है या फिर फंक्शनली डैमेज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या रिलीज करेंगे, इम्यूनिटी, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि सेल्फ सेल से रिलीज हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, तो ये मतलब ऑटो इम्यूनिटी जो होती है, तो जब ऑटो इम्यूनिटी से मतलब कुछ डिसीज हो जाती है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, किसमें होती है, इन हेड, ठीक है, किसमें हो जाती है, इन हेड, ठीक है। फिर उसके बाद हाशिमोटो थायराइडिटिस किसमें हो जाती है, इन नेक,
किसमें होती है, इस इन नेक। फिर देखिए अस्थमा, अस्थमा जो होता है किसमें होता है, इन लंग्स, जब इन लंग्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी कुछ डिसीज होती हैं जो कि इनके अगेंस्ट हमारे सेल्फ सेल जो है वो इम्यूनिटी रिलीज करती है, ठीक है, एंटीबॉडी रिलीज करती है, ओके। फिर देखिए सिस्टमैटिक ल्यूपस एंड एरिथमेटोसिस, तो इसका शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि SLE, ठीक है, मतलब सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ठीक है। तो SLE किसमें होता है, इन हार्ट में, ओके। फिर देखिए सीलियाक डिसीज, सीलियाक डिसीज होता है वो किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर देखिए नेक्स्ट डिसीज कौन सी है, रोमेटेड आर्थराइटिस, रोमेटेड आर्थराइटिस जो होता है वो किसमें होता है, जॉइंट्स में होता है, जो कि आपके लेग्स वगैरह जो जॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन से डिसीज होते हैं, और रोमेटेड आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यूनिटी डिसीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक एनीमिया, क्रॉनिक एनीमिया हो गया, ठीक है। एनीमिया तो जानती हैं आप, RBC में होता है, ठीक है, तो ये हो गया क्रॉनिक एनीमिया। नेक्स्ट देखिए सोराइसिस, ठीक है, क्या है, सोराइसिस किसमें होता है, इन स्किन में, ठीक है, किसमें होता है, इन स्किन में। नेक्स्ट कौन सी डिसीज है, विटिलागो, ठीक है, कौन सी डिसीज है, विटिलागो। विटिलागो जो है वो नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, किसमें, नीट के एग्जाम में पूछा गया है, विटिलागो और रोमेटेड आर्थराइटिस, ठीक है। तो ये 2-3 डिसीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि ये सारी कैसी डिसीज है, तो ये ऑटो इम्यूनिटी डिसीज है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज है, ओके। तो इतना हमने क्लियर किया कि ऑटो इम्यूनिटी डिसीज क्या होती है और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक, ठीक है। थैंक यू।